एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फैक्ट्स अनवील्ड, जहां हम बात करेंगे कुछ मिथ्स और उसके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स के बारे में। आज है हमारे साथ जुल्फिकर मलिक, जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं और हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हैं। साथ ही ये एक काबिल डायरेक्टर और यूट्यूबर भी है। वेलकम सर टू द शो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी सवाल आप पूछें उसका सही जवाब आप तक और आपके दर्शकों तक पहुंचे। प्लेजर इज ऑल माइन सर। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। आई एम श्योर ये आपका फेवरेट टॉपिक होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, हमने किताबों में पढ़ा है कि भारत में महमूद गजनवी ने आक्रमण की शुरुआत की थी। क्या ये बात सही है? देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमें सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया। और हमने अक्सर 8th की बुक में या उसके बाद की बुक में पढ़ा है कि भाई भारत पे सबसे पहला आक्रमण जो है वो महमूद गजनवी ने ही किया है। जबकि ये बात बिल्कुल ही रॉन्ग है, फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि भारत पे सबसे पहला आक्रमण अगर हम देखें तो वो 712 ईस्वी में किया था और वो अरब की तरफ से किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पे आक्रमण किया था और उन्होंने सिंध को जीता था। जी। ओके। सो मेरा दूसरा सवाल है आपसे। आप ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश था, गुलाम वंश, उसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? हाँ, देखिए, ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1192 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और उसका जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो हम्म। वही दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक था। हम्म। और फिर जो उसके बाद जो शासक था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, हम्म। वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इस वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा कि यहाँ जितने भी शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत के पहले वंश में, जी। ये शासक खुद किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। तो इसीलिए इस वंश का हम गुलाम वंश कहते हैं। जी। ओके। एक और मिथ जिसको लेके मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ उसकी सच्चाई जानने के लिए, तो मेरा आपसे तीसरा सवाल होगा। हमने अक्सर ये सुना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिस्ट्री में कभी भारत का पार्ट ही नहीं रहे हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, एजेंट टू, क्योंकि देखिए, अगर हम मध्यकालीन इतिहास ही नहीं, अगर प्राचीन इतिहास भी देखें हम्म। तो चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, जी। तो उसके जो शहर है वो हम्म। आ, आ, वो सिंध प्रांत में मिले हैं, ठीक है, पंजाब में मिले हैं हम्म। या उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों के नीचे मिले हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो आसाम हो, मेघालय हो, उनमें से किसी के नीचे भी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरा, अगर आप अशोक या फिर चंद्रगुप्त या फिर इन सब के भी अगर शिलालेख पढ़ोगे तो उसमें भी वो भी असम वगैरह में नहीं मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और ना ही उनमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कोई जिक्र मिलता है। इवन उस समय के अगर आप डॉक्यूमेंट भी देखोगे तो उसमें जैसे कि लिखा है कि भाई इस राजा ने इस क्षेत्र को जीता, या चंद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को जीता, या यहाँ से इसने इतना टैक्स कलेक्ट किया, तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हाँ, दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी किसी भी शासक ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। उसका रीजन ये था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो एक तो हिमालयन क्षेत्र पड़ जाता है। जी। और उस समय क्योंकि भाई आज की तरह टैंक्स वगैरह तो थे नहीं, उस हम्म। समय घोड़े होते थे,
तो क्या होता था कि घोड़े जो हैं, घोड़े, हाथी वगैरह, वो पहाड़ों में या बर्फ के पहाड़ों में वो ज्यादा मतलब नहीं सरवाइव कर पाते थे। इसीलिए भी उस समय के शासकों ने अ, नहीं आक्रमण किया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी, जिसने दक्षिण तक भी, अलाउद्दीन खिलजी यही दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत को भी कॉन्कर किया था, कुछ क्षेत्रों को, लेकिन उसने भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं ध्यान दिया। हाँ, अब मुगल पीरियड में अगर हम देखें तो अकबर ने और उसके बाद औरंगजेब ने असम पे आक्रमण करने की कोशिश तो की थी, हम्म। लेकिन अहोम साम्राज्य, जो कि बर्मीज किंगडम ही था, अहोम साम्राज्य ने उनको मुगलों को कई बार वहां से खदेड़ दिया, ओके। तो वो भी सफल नहीं हो पाए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब 19वीं शताब्दी में, आप हम सभी लोग जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता जो है वो कमजोर हो गई थी। हम्म। और उन 1800 तक जो है ब्रिटिशर्स अपने पैर पसारने लग रहे थे भारत में। हम्म। तो 1820 आते आते जब चीन में मिंग डायनेस्टी थी और वो भी अपना जो साम्राज्य है उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और जो इंडिया का जो पड़ोसी किंगडम था, बर्मीज किंगडम, हम्म। तो आसाम बर्मीज किंगडम के अंडर में था, ठीक है, उस समय। तो उस समय मिंग डायनेस्टी ने बर्मीज किंगडम को भी जीत लिया था। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार, कहीं ये जो मिंग डायनेस्टी है, जो चीन की जो डायनेस्टी है, जी। कहीं ये हमारे ही साम्राज्य को जो है वो चैलेंज ना कर दे, हमारे ही साम्राज्य के लिए वो चुनौती ना बन जाए। सो देवर अफ्रेड इसलिए कि वो कैप्चर कर लेंगे सब कुछ। हाँ हाँ, राइट राइट, क्योंकि उस समय कॉलोनियाज बनाने में जो जी। ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह लगे हुए थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि भाई हमारी कॉलोनियों को कोई ताकत चैलेंज कर दे। तो हम्म। इसीलिए फिर 1820 में जो है एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, और अ, एक बहुत ही फेमस ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यांडाबो, या। जिसके तहत असम बर्मीज किंगडम से ले लिया जाता है। यानी कि ब्रिटिशर्स जो है असम को जीतते हैं सबसे पहले। तो हम्म। 19वीं शताब्दी से पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कभी तो एक आजाद रियासत रहे थे, कभी वो भूटान के कब्जे में रहे थे, कभी वो चीन के कब्जे में, लेकिन ज्यादातर वो चीन के कब्जे में रहे थे। लेकिन अब भारत का हिस्सा यदि आप कहेंगे तो भारत का हिस्सा वो एंग्लो ब्रिटिशर्स। बर्मी वॉर के बाद जो हाँ। ट्रीटी ऑफ यांडाबो हुई, उसके बाद वो भारत का हिस्सा बने। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर मिंग डायनेस्टी हमारे लिए चैलेंज बन गया तो इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, इंडिया भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उस वॉर के बाद, उस ट्रीटी के बाद, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने वो ट्रीटी करी उसके बाद ही वो हमारे साथ जुड़े हैं, राइट? जी जी, ट्रीटी ऑफ यांडाबो के तहत ही, क्योंकि ट्रीटी ऑफ जब बर्मीज किंगडम हार गया था ना, तो हम्म। ट्रीटी ऑफ यांडाबो के तहत उनसे असम हमने ले लिया था। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जुल्फिकार। इसके बारे में तो आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, और हो सकता है 80% लोगों को तो नहीं पता है, उसमें से जो 20% है वो हिस्ट्री से जुड़े हो तो उन्हें ही आई थिंक ये फैक्ट्स पता होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। तो चौथा सवाल है आपसे जुल्फिकार, जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय जब भारत में ये सब कुछ हो रहा था तब दुनिया भर में खतरा और मंडरा रहा था, मंगोल्स का। तो क्या मंगोल्स ने भारत को भी इन्वेट करने की कोशिश की कभी? देखिए, ऐसा है कि मंगोल्स जो थे वो, मंगोल्स अटैकर्स जो थे बहुत खतरनाक थे। अ, और जो उनका जो लीडर था चंगेज खान, एक्चुअली मैं पहले आपके दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई जो मंगोल्स थे वो भी मुस्लिम्स अटैकर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि चंगेज खान का जो असली नाम था वो तेमोजिन था, ठीक है।
इसको जो चंगेज खान नाम मिला वो बाद में मिला था। और ये लोग बहुत खतरनाक लोग थे और ये लोग जहां भी आक्रमण करते थे, जहां भी अटैक करते थे, उस शहर को ये पूरी तरीके से तबाह कर देते थे। ठीक है, ऐसा लगता था कि शहर में कभी कुछ था ही नहीं। तो ये लोग पूरी दुनिया को ही जो है अटैक कर रहे थे उस समय। तो क्योंकि चंगेज खान का सपना था कि मैं पूरी दुनिया का जो है वो विजेता बनूं, तो उस समय भारत में ही भारत का ही एक पड़ोसी एम्पायर था, ख्वारिज्म एम्पायर, जिसकी सल्तनत थी वो इराक, ईरान और भी बहुत सारे एशियाई कंट्रीज तक फैली हुई थी। तो ख्वारिज्म एम्पायर के जो शासक थे शाह अलाउद्दीन, उनको चंगेज खान ने क्योंकि ये लोग विश्व जीत रहे थे, मतलब एक एक कंट्री जीत रहे थे, तो इनका मोरल हाई था मंगोल्स का। तो इसी उपलक्ष्य में ये लोग चाहते थे कि भाई हमारे सामने अब कोई चुनौती, कोई एम्पायर खड़ा ना रहे, सब कुछ हमारे अधीन हो। तो इसी उपलक्ष्य में चंगेज खान ने शाह अलाउद्दीन के पास एक अपना दूत भेजा और उनसे कहा कि भाई आप बिना लड़े ही हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। शाह अलाउद्दीन का भी मोरल बहुत हाई था क्योंकि भाई वो इतने बड़े एम्पायर का जो शासक था। तो उसने क्या किया, उसने उस दूत का सिर काट के जो है वो चंगेज खान के पास भिजवा दिया अपने एक कासिद के साथ। कासिद बोलते हैं जो कि खत लेके जाते थे पहले, मैसेंजर, हाँ राइट। तो चंगेज खान ने जब अपने दूत का सिर देखा और उसने वो चिट्ठी में लिखा शाह अलाउद्दीन ने कि भैया हम मंगोलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो चंगेज खान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंगोल्स ने जो है वो ख्वारिज्म एम्पायर पे जो है आक्रमण कर दिया और अंत में शाह अलाउद्दीन जो है वो भाग गए और वो भाग करके जो है एक नदी है, उस नदी में वो कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। और जो उनका जो बेटा था जलालुद्दीन मिंग बर्नू उसका नाम था, वो भागते हुए सिंधु नदी पार करके आया दिल्ली तक और उसके पीछे पीछे मंगोल्स भी जो है वो सिंधु नदी के तट तक पहुंचे। तो जैसे ही मंगोल्स को ये पता चला कि ये दिल्ली गया है और दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से वो शरण मांग रहा है अपने यहाँ पे, तो मंगोल्स ने डिसाइड किया कि अगर ये इनको शरण देते हैं इल्तुतमिश, तो हम पूरे भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया निकल जाएंगे। ये उनका प्लान था। और उस समय इल्तुतमिश को भी पता था कि बहुत बड़ा खतरा है मंगोल्स। इनफैक्ट अगर वो भारत पे घुस जाते तो आज भारत वो नहीं होता जो आज है। इनफैक्ट इसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में किया भी है, उस समय का जिक्र करते हुए कि यदि मंगोल्स भारत में घुस जाते तो आज भारत वो नहीं होता जो है और आज भारत को वो बनने में सदियां लग जाती जो भारत आज है। तो इल्तुतमिश से जब इसने शरण मांगी और इल्तुतमिश को ये भी पता चला कि इनके पीछे पीछे मंगोल्स जो है वो भी सिंधु नदी के तट पे आ चुके हैं, तो उन्होंने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया और उसको तत्काल प्रभाव से दिल्ली से निकल जाने का आदेश दिया। तो जिसके बाद जो है मंगोल्स भी वापस यहाँ से चले गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश की सूझबूझ से ही जो है वो भारत का आक्रमण जो मंगोलों का था वो टल गया क्योंकि उन्होंने शरण नहीं दी। जी, That's a lot of facts in it. Thank you, Zulfikar, again. So, आज के एपिसोड में मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। अक्सर हम अकबर और जोधाबाई की स्टोरी सुनते हैं और मूवीज भी बनाई गई है इस स्टोरी पे। तो क्या जोधाबाई सच में एग्जिस्ट करती थी या ये कैरेक्टर काल्पनिक था? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कैरेक्टर काल्पनिक था और ये भी कहना मुश्किल है कि ये सच में एग्जिस्ट भी करते थे।
क्योंकि इसमें इतिहासकार कहते हैं कि अकबर की क्योंकि अकबर ने राजपूताना राजपूत को भी जीता था और कई राजपूत उनके अधीन भी हो गए थे। तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने अ, क्या बोलते हैं उसको, अब बातचीत वाली पॉलिसी अपनाई थी, डिप्लोमेट्स पॉलिसी जिसको बोलते हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। तो अ, उस समय कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कैरेक्टर तो था, मतलब इस बात पे तो इतिहासकार हैं कि कैरेक्टर तो जरूर था, लेकिन कुछ लोग उसको हरखा भाई के नाम से जानते हैं, हरखा भाई और कुछ लोग उसको जोधा के नाम से जानते हैं। लेकिन देखो, इतिहासकार ये तो कहते हैं कि कोई कैरेक्टर तो था, लेकिन जिस हिसाब से दिखाया जाता है उस हिसाब से वो उस लेवल का भी नहीं था। यानी उस तरीके से जोधाबाई का जो दिखाया जाता है कि उन्होंने नाम भी उन्होंने ही दिया था, और या फिर उनके इन्फ्लुएंस में जो है अकबर के 9 रत्न भी थे, ये भी थे, तो उसमें जो है वो कोई साबित नहीं है इतिहास से वो चीजें। ठीक है, था तो, लेकिन इतना जी एक्सट्रीम लेवल का नहीं था जितना आज हमें दिखाया जाता है जी। फिल्मों के जरिए से और सीरियल्स के जरिए से। हम्म। जी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच जुल्फिकार, आज आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें इतिहास से रूबरू कराया और बहुत सारे फैक्ट्स अनवील किए। तो दर्शकों, ये था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में कुछ और मिथ्स और फैक्ट्स के साथ। टिल देन, बाय, नमस्ते एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।